GOIS. So in this lecture, we will be starting off with fundamental rights. This is lecture 3, which we have sent you in this series. And fundamental rights का जो chapter है, वो आपके prelims और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गिवन प्रीलिम्स और मेंस लेवल पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं. तो एकदम आराम से इसे स्टोरी की तरह समझिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी. एंड अपेरेंटली जितने भी केस नंबर्स और जितने भी मैं आपको कोटेशंस दे रही हूँ वो सारे के सारे कोटेशंस को प्लीज ध्यान से समझिएगा. नाउ सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. ओके, वन मोर थिंग बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. आप लोगों को एक बुक फॉलो करनी है. ओनली वन बुक यू नीड टू फॉलो फॉर पॉलिटी एंड दैट बुक इज द लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत के अलावा और कोई बुक फॉलो मत कीजिएगा. नाउ अनदर थिंग दैट आई विल टेल यू, रिसेंटली जो लक्ष्मीकांत आया है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द लक्ष्मीकांत, आप क्या देखोगे उसमें बहुत सारे एनोमलीज है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिपार्चर्स रहेंगे. प्लीज डू नॉट वरी. रीसेंट लक्ष्मीकांत हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, बट द थिंग इज उनमें जो इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से वो लिखा हुआ है, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत सही है. जहां पर भी आप देखते हो एनोमलिटीज है, आप उसे हमारे साथ क्रॉस चेक कर सकते हो. एंड इन केस इट स्टिल परसिस्ट्स, यू कैन इजीली गूगल इट अप. ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे विल बी फंडामेंटल राइट्स. ठीक है गाइस, फंडामेंटल राइट्स के 2 या 3 पार्ट्स आएंगे. ठीक है, जितनी जल्दी हो पाए मैं इस पार्ट को कवर करने का कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो. नाउ सी, फंडामेंटल राइट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि राइट्स क्या होता है. आराम से समझिएगा लाइक अ स्टोरी. राइट्स क्या होता है. देखिए, इनिशियली अगर आपको पता है, पूरे दुनिया में राजा राज करते थे. यस, राजा राज करते थे मतलब क्या, पूरे दुनिया में हम लोग क्या देखते हैं, ऑटोक्रेसी था. ऑटोक्रेसी था. और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि राजा है भाई, वी हैव अ किंग, और ये जो राजा है ये जो बोलेगा वही लॉ होगा. ये सही बोलता है या ये गलत बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये राजा है एंड ये जो भी बोलेगा वो चीज सही होगी. राइट, दैट मीन्स द किंग इज द लॉ. यस और नो, द किंग इज द लॉ. इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्स लेक्स. गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपने नोट्स को बनाते जा रहे हो while listening to this lecture. So इसका मतलब है king is the law and this is the concept of rex lex. King is the law. Yes. अब देखिए, राजा अपने टाइम पे क्या करता था, अपने सारे फंक्शंस को वो किसी ना किसी को डेलीगेट कर देता था. डेलीगेट मतलब जैसे उसके पास अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आर्मी का काम है, न्याय का काम है, वो सारे अपने कामों को अपने मनपसंद लोगों को काम डेलीगेट कर देता था, है ना. यानी कि वो जिसको चाहता था. क्या इन लोगों के कोई क्वालिफिकेशंस होते थे? नहीं, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं होते थे. क्या ये लोग लोगों के प्रिय होना, क्या जरूरत था कि लोग इन्हें पसंद करते ऐसे लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था. क्या ये लोग अपने फंक्शन सही से करते थे? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट परस्यू देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली. अपने फंक्शंस को ठीक से नहीं करते थे. यानी कि क्या अब मैं इसे सेफली ये चीज नहीं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स होने के कारण पावर्स का मिसयूज हो रहा था. यानी कि क्या कैन आई से दिस सेफली दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स लेड टू आर्बिट्ररी डिसीजंस. यानी जब चाहे राजा किसी को भी मार देता, जब चाहे राजा किसी को भी मार देता, राजा जब चाहे किसी को भी उठा देता, किसी को भी ही कुड हैव थ्रोन एनीवन आउट ऑफ द किंगडम. अपने मूड पे, अपने मन से, अपने दिल से जैसा चाहता था वैसा काम करता था. यस, तो इससे हम क्या देखते हैं, राजा बड़ा खुश है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रजा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है. ठीक है, तो आप क्या देखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स होने के कारण आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं और ये आर्बिट्ररी डिसीजंस लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं. एंड दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ रिबेलियन. वेरी गुड मैम. हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं आपको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ राइट की, कि राइट कहाँ से आया था. अब देखो, ये सेम सिनारियो हुआ था. डेट एकदम प्रिसाइज डेट आपको बताती हूँ. प्रिसाइज डेट वाज 15th of June 1215. 15 जून 1215 AD. इसमें क्या होता है, इंग्लैंड के राजा होते हैं किंग जॉन. इंग्लैंड के राजा होते हैं किंग जॉन.
उनके ऊपर भी ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए और इन डिसीजंस की वजह से वहां पे भी बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था इंग्लैंड में। सो इट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इंग्लैंड के राजा ने ये जो रिबेल्स थे, ये लोग जो उनके खिलाफ रिबेल करते हैं, उनको दिया था व्हाट इज नोन एज मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। मार्क दीज वर्ड्स, उन्होंने इन्हें दिया था मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। ये जो राइट्स थे बड़े बेसिक राइट्स थे, जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि आपका जो क्रॉप्स है वो आपका ही रहेगा। आप जो करोगे, आप अगर फार्मर हो, आप अपना फार्मिंग करोगे, राजा आपके क्रॉप को हाथ नहीं देगा, आप लोगों को बेगार नहीं करना पड़ेगा। मतलब बड़े ही सिंपल बेसिक राइट्स जो आम दिनों पे हम उनके ऊपर हंस जाएंगे, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए वो एक पहला इंस्ट्रूमेंट था जिनसे उन्होंने देखा था कि उन्होंने अपने राजा को, मतलब किसी ना किसी तरह कोई राजा माना था उन्हें कुछ तरह के राइट्स देने के लिए, ठीक है। और इस मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम के बाद आप क्या देखते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स केम इनटू बीइंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स केम इनटू बीइंग। दिस इज नोन एज द बिग बैंग ऑफ द लीगल वर्ल्ड। इस वर्ड को याद रखना, जैसे दुनिया बनी थी ना बिग बैंग के बाद, उसी तरीके से दिस इज नोन एज द बिग बैंग ऑफ द लीगल वर्ल्ड, ठीक है। इसे हम ये भी कहते हैं, इसे ये भी कहा जाता है कि इस राइट की वजह से दुनिया में पूरा राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छी तरीके से इवॉल्व हो पाया, मतलब डेवलप हो पाया। ये तो हो गया इंग्लैंड का कहानी। इसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। 4 जुलाई 1776 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका बना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका बना था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, फॉर फैक्चुअल पर्पसेस आपको बता दूं, दिस वाज मेड बाय जेम्स मैडिसन। इसे बनाया था जेम्स मैडिसन ने, ठीक है, इसे बनाया था जेम्स मैडिसन ने। अब देखिए क्या होता है। अब आप ये देखोगे कि इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका था वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट। और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थॉमस जेफरसन ने क्या किया था, ही हैड इंक्लूडेड द बिल ऑफ राइट्स। उन्होंने क्या किया था, थॉमस जेफरसन ने बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस किया था। मैम बिल ऑफ राइट्स क्या है? तो देखो, ये जो बिल ऑफ राइट्स बने थे ये बहुत ही बेसिक राइट्स दे रहे थे सारे सिटीजन्स को। एंड इस बिल ऑफ राइट्स को पूरी तरीके से बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया था। तो ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए थे, the first 10 amendments to the Bill of Rights culminated into the fundamental rights. This culminated into what? Fundamental rights. तो गाइज मैं जब आपको ये बोलती हूँ या जब आप ये देखते हो कि आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स हैव कम फ्रॉम यूएसए, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी मतलब कहाँ से और किस बैकग्राउंड से ये चीजें यहाँ पर बनी है। The first 10 amendments to the Bill of Rights made by Thomas Jefferson, which is a part of the American Constitution, is known as the fundamental rights. समझ में आ रहा है? Now see. अब देखिए, हम ये जो फंडामेंटल राइट्स जब यूएसए में आया तो पूरी की पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से धमाका हो गया। पूरे दुनिया ने बोला वाह ये क्या कंट्री है, ये वो कंट्री है जो एक इंसान को राइट्स देती है ओनली बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि वो इंडिविजुअल इनके धरती पे पैदा हुआ है। यानी कि आप अगर अमेरिकन हो और आप पैदा हुए हो, आप अमेरिका में पैदा हुए हो, आप कहीं से भी हो, इफ यू आर बॉर्न इन अमेरिका यू आर अ सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट आपको हम देंगे लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें वहां पर आ गई और पूरे दुनिया में धमाका हो गया कि भाई अमेरिका जैसा कंट्री भी है और ऐसा भी कंट्री है जो लोगों को ये दे सकता है, फ्रीडम देता है। क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वो थियोक्रेसी से, यानी कि राजा के राज के अंडर रील कर रही थी, राइट। तो अमेरिका वो पहला कंट्री था जो बोलते हैं ना लैंड ऑफ प्रोमिसेस, वो लैंड ऑफ प्रोमिसेस बनकर रह गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में हमारे जो फेमस साहब थे B.R. अम्बेडकर साहब, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये मैं अमेंड नहीं करूंगा। I will not bring in amendments to my constitution. What I will do is I will completely
आई विल डू व्हाट, मैं पूरी तरीके से इन फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैं मेंशन कर दूंगा। दैट इज द रीजन गाइस कि आप देखते हो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन बिटवीन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 लिखे गए हैं। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हम धीरे धीरे इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया था गाइस, वो मतलब मैं फंडामेंटल राइट्स क्यों दे रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग कि मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स दे रही हूँ, दिस बेसिकली मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इट इज व्हाट, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है ये आपको कुछ बेसिक राइट्स दे रहा है, एंड ये जो राइट्स है दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट और crucial to human survival, crucial to human survival. And these rights are given to us in the Constitution of India, which is the fundamental law of the land, and these rights are known as fundamental rights. Here is your definition for fundamental rights, right? फिर से repeat कर रही हूँ, the fundamental law of the land, that is the Constitution of India, has given certain laws to us, which is crucial to human existence, and these laws are known as fundamental rights. These have been adopted from the Constitution of the USA and is enumerated or written down in part 3 article 12 to article 35 of the Indian Constitution. Now इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगी। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स मैं इसके बाद आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले चलिए हम आर्टिकल 12 को डिफाइन करते हैं। इस आर्टिकल 12 में आप लोगों के पीएससी लेवल पे, WBCS लेवल पे अक्सर क्वेश्चन आए हैं। मतलब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और उन्होंने ये बोला है कि बताइए ये क्या, ये जो पब्लिक एंटिटी है, ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, does it fall within the definition of the state? उन्होंने LIC के बारे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने CBI के बारे भी पूछा था। तो अब मैं आपको समझाऊंगी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। मैं एग्जैक्टली आर्टिकल्स को कोट कर रही हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम गौर से इस चीज को सुन रहे हैं। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1। It includes the government of the state and the state legislatures. Number 2. It includes all the local, all other authorities within the territory of India. भाई मतलब सारे के सारे local authorities. And number 4, all the other authorities of India which are under the control of the government of India. फिर से समझो इस चीज को, आराम से समझना। आर्टिकल 12 क्या कर रहा है? आर्टिकल 12 इज टेलिंग अस, सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनना और समझना, देन यू विल अंडरस्टैंड। आर्टिकल 12 क्या कर रहा है? इट इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट टू अस। इट इज डूइंग व्हाट? इट इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट टू अस। समझना, ये हमें ये बोलता है कि भाई यहां पर पावरफुल कौन है, हु इज पावरफुल। तो हमें बताया जा रहा है कि देखो भाई आपका जो ये नेशन है, ये बोलते हैं ना इंडिया इज अ नेशन, ये नेशन वर्ड जो है दिस इज नथिंग बट एन आइडिया, है ना। कहीं इंडिया के सॉइल पे लिखा हुआ है क्या कि हम आई विल बी सोवरेन, आई विल बी सेक्युलर, आई विल बी डेमोक्रेटिक, आई विल हैव एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? क्या ये किसी लैंड पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब मैं बोलती हूँ कि इंडिया एक रिपब्लिक होगा, ये मेरा एक आइडिया है कि मैं इंडिया को इस रूप से देखना चाहती हूँ। यस, अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर आपको एक नेशन फॉर्म करना है, आपके पास एक तो आइडिया होगा कि भाई मेरा नेशन सोवरेन, सेक्युलर, रिपब्लिक होगा, ये होगा, वो होगा, मैं सोशलिस्ट करूंगी अपने सोसाइटी को, मैं इक्वालिटी लाऊंगी, मैं कैपिटलिज्म नहीं मानूंगी। ये सारी चीजें एक स्टेट के आइडिया के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद आप क्या देखोगे? नंबर 2, आपके पास होना चाहिए पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन होगा तभी ना गवर्नमेंट फॉर्म होगा, और ये जो पॉपुलेशन है वो उनके पास एक टेरिटोरी होगी, एक टेरिटरी होगी, और अपने टेरिटरी के बेसिस पे ये पॉपुलेशन अपने पार्ट से कुछ एक लोगों को इलेक्ट करेंगे, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग इलेक्ट होंगे, और ये जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हें बना दिया जाएगा ऑल पावरफुल।
और ये लोग कहलाएंगे स्टेट। कुछ मार्क करिएगा मेरे वर्ड्स को, कुछ लोग इलेक्ट होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे। अब मतलब क्या है इसका, देखिए सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भाई आप बोलेंगे मैडम तो इसका मतलब है स्टेट, स्टेट पे कौन कौन आता है? भाई क्या नरेंद्र मोदी जी आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं। क्या राहुल गांधी जी आते हैं? ऑफ कोर्स, ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वो आते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। वेरी गुड। मैम क्या ममता दीदी आती है, ममता बनर्जी आती है? ऑफ कोर्स आती है। मैम क्या नीतीश कुमार सर आते हैं, सीएम ऑफ बंगाल बिहार, वो आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल है भाई। स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं ये लोग, कुछ भी करते हैं, हम इन्हें पकड़ के बोल सकते हैं कि स्टेट तुमने मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं दिया है, तुम्हें मुझे फंडामेंटल राइट्स देना होगा। यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा है। पर चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या सीबीआई एक स्टेट का पार्ट है? इज सीबीआई अ स्टेट? क्या सीबीआई स्टेट होती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मैम पंचायत स्टेट होता है? अगर पंचायत कोई गलत डिसीजन ले लेगा तो क्या मैं उसे एज अ स्टेट, अगर वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को ले रहा है, तो क्या मैं पंचायत को बोल सकता हूँ कि स्टेट मेरे साथ वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आता हूँ? क्या वो भी मेरे फंडामेंटल राइट्स देना उसे उसका काम है? गाइस एब्सोल्युटली यस। मार्क द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए जो हमने आपको अभी बताया है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? लोकल अथॉरिटी में आता है आपका पंचायत, लोकल अथॉरिटी में आता है आपका म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी के मेयर से लेके पंचायत के पंच, ये सब जो भी डिसीजन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, they have to function within the Constitution of India. So Article 12 gives us the concept of powerful people, but it also tells us कि ये लोग भी bound by law हैं. Do you understand the meaning? So it gives us the concept of lex rex. Lex rex मतलब पहले याद है मैंने पढ़ाया था rex lex. King is the law. अब ये क्या है? Law is the king. Yes, the law is the king of kings. Yes. हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 12 हमें कॉन्सेप्ट देता है लेक्स रेक्स का, एंड लेक्स रेक्स का मतलब है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। तो क्या आप मैं क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, क्या पंचायत एक बॉडी है? यस, पंचायत एक स्टेट के डेफिनेशन में आता है। मैम म्युनिसिपैलिटी आता है? ऑफ कोर्स म्युनिसिपैलिटी भी आता है। मैम क्या सीबीआई जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, क्या ये भी आता है? यस यस ये भी आता है। मैम एलआईसी ऑफ इंडिया आता है? हाँ जी, एलआईसी ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट है। Since it is being governed and it is partly under the control of the government of India, it falls within the definition of the state. मैम इसका मतलब क्या ये है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, मतलब कितने भी आप पब्लिक भेल को ले लो, आप ओएनजीसी को ले लो, मैम ये क्या सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं? यस गाइज, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, दे ऑल कम विद इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट। समझ में आ रहा है सबको? यस ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिएगा, इसके बाद मैं बोलती हूँ मैम आर्टिकल 12 हमने पढ़ लिया है, तो आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 मुझे ये बताता है कि स्टेट कौन है, किसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स यूज कर सकती हूँ, यस और नो। तो मुझे पता चल गया भाई ये मेरा स्टेट है, ये मेरे राइट्स ले सकता है। अगर मेरे कभी भी राइट्स जाएंगे, मैं भाई इनको कोर्ट में सू कर सकती हूँ, मैं कोर्ट जा सकती हूँ, मैं इनको बताऊंगी। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 13। देखिए आर्टिकल नंबर 13 जो आता है ये क्या बोल रहा है? देखो मैं एक सिटीजन हूँ, मैंने बी आर अम्बेडकर साहब की तरफ देखा और मैंने बी आर अम्बेडकर साहब को बोला कि बी आर अम्बेडकर साहब आपने आर्टिकल 12 दिया है, इस आर्टिकल 12 में आपने स्टेट को बहुत पावरफुल बना दिया है। द स्टेट इज वेरी वेरी पावरफुल, और स्टेट इतना ज्यादा पावरफुल है इसकी वजह से अगर आप देखते हो सर, तो मैं एक छोटा मोटा लड़का हूँ, मुझे तो, या मैं छोटी मोटी लड़की हूँ, मुझे तो भाई अच्छी तरीके से ये स्टेट तो मुझे पूरा रगड़ के रख देगा। स्टेट तो के पास एकदम पावर है, ये तो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है, ये तो मुझे कल के डेट में मरवा भी देगा, मेरा प्रॉपर्टी ले लेगा। तो मैं लाइफ में किस चीज के लिए काम करूंगी? इस डर के साथ एक छोटे सा बच्चा, मैं गई बी आर अम्बेडकर साहब के पास, बी आर अम्बेडकर साहब ने मुझे बोला कि टेंशन मत लो बेटा, यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, मैंने आर्टिकल 13 दिया है,
मैंने अगर आर्टिकल 12 में ये डिफाइन किया है, स्टेट किया है, और मैंने ये बोला है कि इनके पास पावर है, मैं ये भी बोल रहा हूं कि मैं आपको दे रहा हूं आर्टिकल 13। मैंने बोला सर ये आर्टिकल 13 क्या है? बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला बेटा ठीक से पढ़ो, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट with or in derogation of the fundamental rights will be declared null and void। मैंने बोला सर आप ये करोगे कैसे? ठीक है, आपने तो ये बोल दिया कि आप ये कर दोगे, मगर आप ये करोगे कैसे? आर्टिकल 13 ने मुझे बोला मैं आपको दूंगा what is known as fundamental rights। I will give you laws and these laws will protect your fundamental rights। आपके जो fundamental rights है उन्हें ये सारे protect कर रहे हैं। यानी कि अगर कभी भी कल के डेट में पार्लियामेंट आता है, बोलता है भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मैं इसे चेंज कर दूंगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 सामने आके बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल एनी लॉ विच इज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, किसी तरीके से भी किसी का भी फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन कर रहा है, अब्रिज कर रहा है, इट इज टेकिंग इट अवे, है ना, कॉन्ट्रवीन एंड अब्रिज कर रहा है, दैट फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बोला ओके सर, मतलब ये तो लॉ के केस में है, लेकिन अगर मेरा कोई लॉ चला जाता है और समझ लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, मैं तो चला जाऊंगा। बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला बेटा आपने आज जुडिशियल रिव्यू पढ़ा है? जुडिशियल रिव्यू जो है ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी लॉ, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मार्क माय वर्ड्स, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, yes, is subject to judicial review। Any law which is inconsistent or in derogation which will contravene, abridge or take away the fundamental rights of a citizen will be subject to judicial review। और जब भी ये आपके judicial review आपका सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट में जाएगा, this law will be treated as unconstitutional and this law will be declared null and void। यानी कि मैम इसका कोई फोर्स नहीं रहेगा ना, कोई फोर्स नहीं रहेगा, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Am I absolutely clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है? सो आर्टिकल 12 क्या कर रहा है? आर्टिकल 12 मुझे बता रहा है कि स्टेट कौन है, who is the definition of state, कौन आता है definition of state के अंदर में। आर्टिकल 13 मुझे क्या कर रहा है? मुझे ये बता रहा है कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से, मुझे बता रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अब देखिए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 12 हमें स्टेट के बारे में बताता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी लॉ, अगर ये स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा, वो लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन, अब्रिज या वॉयलेट करेगा, दिस लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यहां तक का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये क्लासिफिकेशन इतने डिटेल में आपको हार्डली मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो है ये राइट्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19A टू 19G जो है दीज आर राइट्स ऑफ फ्रीडम। फिर आर्टिकल 20 टू 22 जो रहता है दीज आर राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब आपको आर्बिट्ररी अरेस्ट से, आपको आर्बिट्ररी कन्विक्शन से जो भी लॉ बचाता है वो होता है राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन। फिर आता है जो लॉ आपको बेगार से बचाएगा, जो लॉ आपको ट्रैफिकिंग से बचाएगा, जो लॉ आपको अनलॉफुल एक्टिविटी से बचाएगा, वो होता है आर्टिकल 24। आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलेगा आर्टिकल 24। फिर आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आप अपने मन से कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका पूरा फ्रीडम हमारे संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 31 जो कि हटा दिया गया था, इसीलिए इसके बारे अब हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे हम कभी और पढ़ेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज F, ठीक है, एंड दैट वाज डिलीटेड। इसके बारे भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। फाइनली आप क्या देखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी इन सारे एक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो कल के डेट में क्या होता, पार्लियामेंट स्टेट जो है सबसे पहले आर्टिकल 32 को हटा देता, क्योंकि आर्टिकल 32 को हटाते ही बाकी सारे के सारे राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली यूजलेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इनका कोई यूज ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इन्हें एनफोर्स ही नहीं कर सकते। मतलब क्या है, क्या मैं कुछ वर्ड्स मिस कर रही हूँ? ऑफ कोर्स, समझिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दे हैव बीन गारंटीड। कैसे गारंटी हुआ है? आर्टिकल 13 ने इसे गारंटी किया है। आर्टिकल 13 ने मुझे बोला कि आपके जो राइट्स है, आप जब चाहो कभी भी आपके राइट्स अगर कॉन्ट्रवीन होते हैं, अब्रिज होते हैं या वायलेट होते हैं, इफ एनी लॉ, मार्क माय वर्ड्स, कॉन्ट्रवीन, अब्रिज और वायलेट्स आर फंडामेंटल राइट्स, हम लोग सीधे सीधे जा सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। और ये जो दोनों कोर्ट्स है दे विल एंश्योर, दे विल डू व्हाट, दे विल एंश्योर कि हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं they will be taken care of. These rights are enforceable against the state, यानी कभी भी स्टेट अगर कोई भी लॉ पास करता है, if they are enforceable under the state and they are critical to human existence. The second definition of fundamental rights में मैंने क्या बोला है? Rights that are guaranteed by the fundamental law of the land, which are justiciable in nature and enforceable against the state and are completely crucial for human existence are known as fundamental rights. Definition number 2. ये वर्ड एक से हर एक वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस डेफिनेशन से आप एक वर्ड भी मिस आउट करते हो, यू विल बी लूजिंग आउट ऑन द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का जो एसेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नाउ आफ्टर दिस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल 14 में जाते हैं। आर्टिकल 14 राइट्स टू इक्वालिटी वाले राइट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए आर्टिकल 14 जो है वो दो पार्ट्स में आता है, आराम से समझिएगा। आर्टिकल 14 जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, EBL, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कॉन्सेप्ट देता है? एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखते देखते तो आप लोगों को लगता होगा सेम ही चीज है, डिफरेंस क्या है बताती हूँ। डिफरेंस ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। बात समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट? समझ लो मैं बोलती हूँ ये दुनिया है, और ये जो दुनिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो ब्लैक है, एक पार्ट जो है वो व्हाइट है, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक? ब्लैक क्या, व्हाट इज ब्लैक? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज ब्लैक? यू नो व्हाट योर आंसर शुड बी? एनीथिंग दैट इज नॉट व्हाइट। सबको याद है वेन डायग्राम्स, एनीथिंग दैट इज नॉट व्हाइट इज ब्लैक। जो भी चीज व्हाइट नहीं है वो ब्लैक है। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो एनी डेफिनेशन, कोई भी लॉ, कोई भी डेफिनेशन जो ये बताता है दैट व्हाट इज राइट, ये नहीं बताता है, ये आपको बताता है व्हाट इज नॉट राइट। समझना मेरी बात को, व्हाट इज नॉट राइट दैट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब आप इस चीज को छोड़ के कुछ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको बोलूं व्हाट इज व्हाइट, आप बोलेंगे एनीथिंग दैट इज नॉट ब्लैक। तो आई एम नॉट डायरेक्टली डिफाइनिंग व्हाइट, आई एम सेइंग कि ये ब्लैक नहीं है यानी कि ये व्हाइट है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? सो एनी कॉन्सेप्ट which will define the other counterpart is a negative concept. ये बताता है कि हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है वो नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है हमें क्या करना है। अब आप बात करो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? डायरेक्टली बता देगा आपको ये करना है, ठीक है, आपको ये करना है, दैट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। एंड सच अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट एंड इज पॉजिटिव बाय नेचर। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ एक सवाल, प्रीलिम्स लेवल 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स, 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? इस टाइप का एक स्टेटमेंट जिसमें एक स्टेटमेंट
was about equality before law. The equality before law is a negative concept taken from the Britain Constitution. ये क्या बताता है कि देखिए भाई, you cannot do you cannot do any form of discrimination. You cannot discriminate. आप क्या नहीं कर सकते हो? आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। मैम इसका मतलब क्या है? मतलब आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, भाई आप एक सर्जन हो, आप भाई अंबानी के बेटे हो, नो ऑफेंस टू द एनी टर्म, आप अंबानी के बेटे हो, या आप एक रास्ते के सर्वेंट के बेटे हो, इफ यू आर द सन ऑफ अ बेगर, इफ यू आर द सन ऑफ अ बेगर, ठीक है। ऑल ऑफ यू जब भी आप जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप कोर्ट में जो हो गया अंबानी जी आएंगे बोलेंगे मैं नहीं खड़ा होता जज साहब के लिए, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ साथ अंबानी जी को भी खड़ा होना पड़ेगा, राइट। सो दिस टर्म्स वो शोज व्हाट कि हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हम किसी के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोलता है, ये मुझे बोलता है देयर कैन बी नो क्लास लेजिस्लेशन। यस, यानी मैं किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर, मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगी, मैं किसी के साथ ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट, on their caste, religion, money, bank balance, anything, I cannot discriminate between two individuals. This is what equality before law is telling me. अब समझिए अमेरिकन कॉन्सेप्ट मुझे बोलता है, what does the American concept tell me? The American concept tells me likes must be treated alike. एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, यू हैव अ फ्रेंड एंड ये फ्रेंड के पास एक AK-47 का गन है। ये आपका फ्रेंड क्या करता है, एक दिन उसे बड़ा गुस्सा आता है, ये अपना गन निकालता है और वो अपने एक नेबर की मर्डर कर देता है, ही मर्डर्स वन पर्सन, ठीक है। तो भाई एक केस आप ये समझ लो, दूसरा केस आप ये ले लो, आपके घर में एक बड़ा प्यारा सा स्वीट सा बच्चा है, बड़ा स्माइल करता है, उसे पता नहीं होता उसके पापा की AK-47 ऐसी रखी रहती है, वो ऐसे गेम खेलते हुए ढिशुम ढिशुम करते हुए वो सडनली किसी के ऊपर बंदूक चला देता है, नाउ दैट पर्सन आल्सो डाइज। तो गाइस ये भी तो मर्डर है, यस और नो। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो करूंगी तो आई शुड बी ट्रीटिंग दिस पर्सन जिसने इंटेंशनली मर्डर किया, और मैं इन इंडिविजुअल को, ये जो छोटा सा बच्चा है, मैं इसे भी इक्वली पनिश करूंगी, मैं दोनों को पनिश करूंगी, मैं दोनों को बोलूंगी कैपिटल पनिशमेंट टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, यस और नो। मैं सबको इक्वालिटी दूंगी। अगर आई एम फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं बोल रही हूँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप कोई भी हो कैसे भी हो, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, तो मैं टेक्निकली इन दोनों लोगों को अच्छी इक्वली ट्रीट करूंगी। भाई दोनों ही मर्डरर्स है, मैं दोनों को मार दूंगी। मगर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं। हम फॉलो करते हैं द अमेरिकन कॉन्सेप्ट कि लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। तो ये जो बच्चा है इसे गलती हो गई, ही इज अ स्मॉल किड, ही डज नॉट नो व्हाट ही हैज डन, मगर ये जो इंडिविजुअल है ही हैज डन व्हाट ही डिड बिकॉज ही वांटेड टू। तो इसमें हम क्या होगा, इसे हम कर देंगे कन्विक्ट। What will the courts do? कोर्ट्स बोलेगा convict to be hanged by neck till death, तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट देता हूँ या तो मैं तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता हूँ, yes or no। और इस बच्चे को बोला जाएगा कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, इसे हैबिलिटेशन के लिए भेजो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, वापस से स्कूल भेजो, सब भूल भाल जाएगा। yes, इसका मतलब क्या है गाइस? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ intelligible differentia. Mark my words, the concept of intelligible differentia. मतलब likes must be treated alike, likes must be treated alike, ठीक है। जो दो, हाँ, और इनके साथ और एक फ्रेंड है, इन्होंने भी जाके किसी को मार दिया, तो दोनों को भी इक्वली ट्रीट करो, दोनों ने विलफुली मर्डर किया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर हम इस आदमी को कन्विक्ट करते हैं, मैं क्या कर रही हूं, वी आर शोइंग द प्रिडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। मैं क्या कर रही हूं, प्रिडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट को दिखा रही हूं। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, अब आपके सामने कुछ एक चीजें आएंगी, कुछ चीजें आएंगी। आप मुझे ये बोलोगे
कि मैडम एक बात बताइए, प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब जो है, यस, प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब जो रहते हैं, हम बोलते हैं कि इन्हें पूरी तरीके से इम्यूनिटी है, यानी कि दे आर फुल्ली इम्यून। इन्हें आप कभी अरेस्ट नहीं करोगे, आप इन्हें जल्दी नहीं अरेस्ट करोगे। क्यों? बिकॉज इन लोगों को इम्यूनिटी दिया हुआ है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? गाइज यस, दिस इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। मतलब ये है कि आर्टिकल 361 ये बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे गवर्नर को वी गिव देम द इम्यूनिटी। क्यों? ताकि ये अपने फंक्शंस को, दे कैन डिस्चार्ज देयर फंक्शंस, अपने सारे फंक्शंस को ये लोग अच्छे से कर पाए, अपने ऑफिस वर्क को, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को अच्छे से कैरी आउट कर पाए। ऐसा ना हो कि कभी कोई ऑपोजिशन मेंबर नहीं चाहता कि कोई लॉ पास हो, तो वो क्या करेगा भाई, प्रेसिडेंट को जाकर थाना में बंद करवा देगा, एंड अपेरेंटली एक लॉ जो गवर्नमेंट बहुत सालों से ट्राई कर रहा है कि पास हो जाए, वो पास नहीं होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर को पूरी तरीके से इम्यून किया गया है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ताकि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को आराम से, अच्छे से, डिलीजेंटली और बिना किसी के प्रेशर के निभा पाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अब आप देखो, आप लोगों को पता होगा, इफ एनी ऑफ यू हैव बीन टू दिल्ली, आप लोगों ने चाणक्यपुरी देखा होगा। यस, आप लोगों ने चाणक्यपुरी देखा होगा, आपने देखा होगा वहां बड़े बड़े एम्बेसीज है, बड़े बड़े हाई कमीशन है, ये सारी चीजें आप वहां पे देखते होंगे। इनफैक्ट आप अगर कलकत्ता में भी चले जाएंगे, आप देखेंगे होची मिन सरानी में देयर इज अ यूएस काउंसुलेट का एरिया। यस और नो? अब देखिए क्या होता है, यूजुअली इंडिया में ये जो एम्बेसी का एरिया रहता है, ये जो एरिया रहता है एम्बेसीज का, दे आर एक्चुअली द एरियाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस। ये कौन ओन करता है? ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो अगर ये अमेरिका का है तो इट इज ओन्ड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। ठीक है। सिमिलरली मैं जब अमेरिका में आप जाते हो और आप अमेरिका में देखते हो कि इंडिया के ऐसे एम्बेसीज बने हुए हैं, तो ये जो एम्बेसी का एरिया है, दीज आर ओन्ड बाय इंडिया। इसीलिए इंडिया का क्या है ना, यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर जो लॉज अप्लाई होते हैं, यहां पर जो भी लॉज अप्लाई होते हैं, ये सारे के सारे लॉ अप्लाई होंगे इंडिया के। मतलब मैम अमेरिका में इंडिया का लॉ अप्लाई होगा? यस, अमेरिका में इंडिया का लॉ अप्लाई होता है। इस इंडियन एम्बेसी के एरिया पे यहां पर अप्लाई होगा इंडिया का लॉज, यहां पर अमेरिकन लॉज एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ओके, अब देखिए, इंडिया से जब कोई आप लोग में से कोई एक आईएफओएस ऑफिसर बन के जाएगा, इंडियन आईएफओएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप लोग वहां पर जाओगे, आपको दिया जाएगा व्हाट इज नोन एज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब देखिए, मैं रिसेंटली कुछ एक केसेस भी हुआ था, मैं आपके इसके बारे नहीं बताना चाहती, बट कुछ एक चीज हुए थी। ठीक है, इंडिया में देयर वाज अ सऊदी अरेबियन पर्सन, चलो मैं उसी एग्जांपल लेती हूँ। तो एक सऊदी अरेबियन इंडिविजुअल था जिसने एक रेप कर दिया था, ही हैड रेप्ड समवन इन इंडिया। ठीक है, नाउ व्हाट हैड हैपेंड इज दिस इंडिविजुअल वाज सेंट बैक टू हिज कंट्री। तो एक बात बताइए, अगर इंडिया में हम देखते हैं कभी भी इस टाइप के रेप केसेस या एक्सप्लॉइटिंग द वुमन, या वुमन की इंटेग्रिटी या वुमन की डिग्निटी को आप अफेक्ट कर रहे हो, तो उसके खिलाफ तो हमें पता है हमारा जो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लेता है। मगर इस इंडिविजुअल को हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने उसे उठाकर वापस उनकी कंट्री में भेज दिया। Do you know what this means? This means कि हमारे कंट्री में जो भी डिप्लोमेट आता है, any person representing the government of a country is known as a diplomat, है ना। और ये जो डिप्लोमेट होता है, there is a word by the name of diplomatic immunity। मतलब अगर इंडिया का कोई ऐसा ऑफिसर रहेगा जो अमेरिका में जाकर किसी तरह का एक्शन या क्राइम कर देता है, उस इंडिविजुअल को अमेरिका कुछ नहीं कर सकती। उस इंडिविजुअल को अमेरिका सीधी तरीके से उठाकर डिपोर्ट कर देगी। they will do what? They will deport this individual to India। मैम सिर्फ डिपोर्ट करेगी? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकती। वो बंदा इंडिया आएगा और उसके बाद इंडिया में उसे इंडियन लॉज के तहत उसे ट्राई किया जाएगा।
मैम तो हमें कैसे पता चलेगा उसने वहां पे कुछ गलत किया है? मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए इस सऊदी डिप्लोमेट का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक तरीके का एक लेटर लिख दिया था, ठीक है। इस नोट को बोला जाता है नोट वर्बले, ठीक है, इट इज नोन एज नोट वर्बले। उन्होंने क्या किया था, आपके सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उन्होंने एक लेटर लिख दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो इंसान है, ये नोट है, नोट वर्बले, एंड बाय दिस आई एम सेइंग दिस पर्सन इज अ पर्सोना, मार्क दिस वर्ड, पर्सोना नॉन ग्राटा। तो भाई मैं इनके खिलाफ कुछ ये नहीं कर सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंडिविजुअल कहीं भी भेजने लायक नहीं है, राइट। आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट सेंड दिस पर्सन बैक टू माई कंट्री। I am saying that this person is not a grateful, not a gracious person. Please do not send him to my country. So the second exception, guys, to Article 14 is what we call diplomatic immunity. First exception that we have president and governor. Second exception that we have is diplomatic immunity. इसके बाद आप देखो नंबर थ्री आप लोग सुनते होंगे मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे। मिलिट्री ऑफिसर्स कोई भी क्राइम करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्हें ट्राई नहीं कर सकता। मिलिट्री ऑफिसर को कौन ट्राई करेगा? मिलिट्री ऑफिसर को सिर्फ एक मिलिट्री कोर्ट ही ट्राई कर सकता है, राइट। उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, उन्हें मार दिया जा सकता है, कुछ भी होगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं टच कर सकता। ही हैज बीन गिवन व्हाट इज नोन एज इम्यूनिटी, राइट। ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 15 पे। आर्टिकल नंबर 15 के 4 पार्ट्स हैं, चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 1, ये मुझे क्या बताता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। मैं जो वर्ड्स मार्क कर रही हूं, प्लीज उन स्टेटमेंट्स को गौर से देखिएगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। मतलब गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रही हूं कि भाई हमारा जो there should be no prohibition, जो स्टेट है वो कभी भी किसी इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ना हमारा स्टेट कोई लॉ बना सकता है, ना कोई ऑर्डर पास कर सकता है, ना कोई लेजिस्लेशन कर सकता है, ना कोई पॉलिसी ला सकता है जिससे आप किसी इंडिविजुअल के बीच आप क्या कर रहे हो, आप किसी तरीके से भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। आप एक एग्जांपल लो, समझ लीजिए आप में से कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो 4 फीट से 8 इंचेस का है, ठीक है, नाटा आदमी है। वो उठकर जाता है, जाकर बोलता है असम राइफल्स में, ही गोज टू असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स में जाकर बोलता है मुझे इसमें पार्ट बनना है, मैं पार्ट लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, यूजुअली 6-6 फीट के लोगों को यूजुअली लिया जाता है, ठीक है। सो ये लोग बोलते हैं सर आप बहुत नाटे हो, आप हमारे पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। राजपुताना राइफल्स ले लो या आप जो भी ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ले लो जहां पर हाइट इज अ क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये बोलेगा सर मेरा आर्टिकल 15 वायलेट हुआ है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्माइल करके बोलेगी बच्चे तुम नादान हो, तुम्हारे साथ रिलीजन के बेस पे अगर हुआ हो तो बताओ, आपके रेस के हिसाब से हुआ हो तो बताओ, आपके कैस्ट को लेके आपको काम पे नहीं रखा गया हो तो बताओ, लेकिन ये तो आपका हाइट है। दिस इज व्हाट इज नोन एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यस, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ आप नहीं जा सकते, बट यस अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट आपके साथ कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसके बाद आइए आप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 के बारे, ठीक है। कोई भी सिटीजन इन 5 के अलावा को आपको लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, ठीक है, लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन कर दिया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, एग्जाम्पल ले लो, आपको टोटल एक्सेस मिलेगा शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ठीक है, या यूज ऑफ टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली
और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स। मतलब क्या है इसका, देखिए भाई स्टेट ने तो सबसे पहले आपको बोल दिया कि मैं 5 ग्राउंड्स में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। तो ये 5 ग्राउंड्स क्या थे, रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया कि भाई अगर बाय द वे आपके साथ कोई इनके बाहर अगर आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन होता है तो भाई स्टेट कुछ नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होंगे और ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जाएंगे। इट इज नेचुरल, ये पहले के लॉ बने रहेंगे। हमने बोला ओके सर। अब हमने बोला सर अगर क्या मैं कहीं भी शॉप्स वगैरह में जा सकता हूँ, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ ऑफ कोर्स जा सकते हो। बेदिंग घाट्स में जा सकता हूँ, ऑफ कोर्स जा सकते हो। क्या मैं गंगा किनारे जा सकता हूँ, मैं शूद्र हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, ऑफ कोर्स जा सकते हो। आपको ये राइट दिया गया है आर्टिकल 15 से। सर मैं क्या मंदिर जा सकता हूँ, ऑफ कोर्स आप मंदिर जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता मंदिर जाने से। आप कोई भी मंदिर में जा सकते हो जो स्टेट फंड में बन रहा हो। यार प्राइवेट मंदिर हो तो वो आपको मना करेगा ही ना। अब आप लोग बोलेंगे मैडम सबरीमाला, भाई सबरीमाला जो है वो एक डिस्प्यूटेड मैटर है, उस पर दिमाग ना लगाए। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी मंदिर को जिसको स्टेट ने पैसे दिए हैं या जिसे स्टेट ने जो स्टेट मेंटेन कर रहा हो, वहां पर किसी भी इंडिविजुअल का एंट्री मना नहीं किया जा सकता। अब एक एग्जांपल लो, समझ लीजिए आपने अपने घर पे एक स्विमिंग पूल बनाया और बाहर में एक लाइन लग गया लोगों का, एक लोगों का ना एक लंबा सा लाइन लग गया, ठीक है। और ये जो लंबा सा लोग का लाइन है, ये बोलता है मैं आपके स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। मुझे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ने ये बोला है कि मैं कोई भी बेदिंग घाट, मैं कोई भी टैंक यूज कर सकता हूँ। आपके घर में टैंक है, मैं उसे यूज करूंगा? नहीं गाइस, नहीं। तो ये आपके पब्लिक प्रॉपर्टी, आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। क्यों? बिकॉज ये बोल रहा है कि अगर इस प्रॉपर्टी को स्टेट ने बनाया होगा, इट इज मेड आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड इट इज डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, आप इसे यूज कर सकते हो। अब कल क्या होगा, कोई एक इंडिविजुअल आएगा बोलेगा भाई कलेक्टर साहब का जो बंगला है वो तो स्टेट ने बनाया है, वो तो स्टेट भाई स्टेट से पैसे दे रहा है, यानी कि यहाँ का जो फैसिलिटीज है, यहाँ का जो रेस्ट रूम है वो सारा मैं यूज कर सकता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर, स्टेट का बना हुआ है बट इट इज नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, इट इज ओनली फॉर द कलेक्टर ऑफ दिस एरिया, इट इज ओनली फॉर द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ दिस एरिया। सो दिस आर्टिकल इज गिविंग टू एस्पेक्ट्स, एक नेगेटिव, लोग क्या नहीं कर सकते, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आप क्या कर सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब देखिए उसके बाद आइए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पे। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बोल रहा है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो स्टेट को रोकेगा फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो आप बोलेंगे मैम मतलब स्पेशल मतलब आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं क्या बोल रही हूं? मैं बोल रही हूं कि भाई जो औरतें हैं, आई विल गिव देम रिजर्वेशन। जो बच्चे हैं मैं उन्हें दूंगी फ्री एजुकेशन। मैं स्टेट हूं, मैं बोलती हूं मैं बच्चों को दूंगी फ्री एजुकेशन। मैं बच्चों को, मैं मर्दों को नहीं करूंगी, मैं बच्चों को करूंगी। तो गाइज ये तो एक तरीके से सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आप बोलेंगे मैम नहीं, आर्टिकल 15 ने बोला है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट गाइज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं डिफरेंटली ट्रीट कर रहा हूं। आई एम ट्रीटिंग समवन, मार्क द वर्ड्स, लॉ में वर्ड्स का ही खेल है। आई एम ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली। This is not equal to discrimination. I am treating someone differently and this is not equal to discrimination. इसीलिए I am empowered to make laws for women and I am empowered to make laws for the vulnerable sections of society. और ये जो discrimination है, differently treatment है, इसीलिए आप इसे बोल सकते हो positive discrimination. You can call this what is known as positive discrimination. I hope all of you can understand this point. Yes. Now see. अब मैं आपको इसे एक केस स्टडी के थ्रू समझाना चाहती हूँ. Just understand it like this. I am explaining Article 15 here. गौर से सुनिएगा, Article 15 की हम बात कर रहे हैं. देखिए क्या हुआ था. Now this case, ये जो केस था ये हुआ था चंपकम दोराई राजा केस में.
प्लीज मार्क दिस वर्स, इन द चंपकम दोराई-राजा केस। क्या केस था आपको बताती हूँ, देखो, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, चंपकम दोराई-राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। क्या केस था ये समझिएगा। देखो, मद्रास में आपका एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, और इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कुछ सीट्स खाली थे, और चंपकम दोराई-राजा जो थी, शी सेड दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन। सीट्स खाली है, तो चंपकम दोराई-राजा बड़े अच्छे से स्माइल करती हैं। शी गोज इनटू दिस इंस्टीट्यूशन, सेज सर ये सीट्स तो खाली है, ये सीट्स खाली है, आप मुझे एडमिशन क्यों नहीं दे देते हो? तो मद्रास यूनिवर्सिटी, द मद्रास मेडिकल यूनिवर्सिटी सेज कि सर ऐसा है मैडम, ये ऐसा है मैडम कि ये जो सीट्स हैं, ठीक है, ये जो सीट्स हैं, these are reserved for a scheduled caste or a scheduled tribe candidate. चंपकम दोराई-राजा बोलती रुको, I'll see you in court, and immediately she runs to the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर बोलती है मेरे साथ हुआ है, मेरा आर्टिकल 15 has been violated, I have been discriminated against. तो सुप्रीम कोर्ट बोलते ग्राउंड्स क्या है, मेरे साथ कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मुझे जॉब नहीं दिया गया, मेरा आर्टिकल 15 जो है वो वायलेट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मद्रास मेडिकल कॉलेज जाता है, मद्रास मेडिकल कॉलेज जाता है, बोलता है सर इनका आर्टिकल 15 गया, ठीक है भाई समझ गए हम, मगर सर आपने आर्टिकल 46 पे तो हम पे थोपा है। तो मैम आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि स्टेट जो है, द स्टेट शैल टेक स्पेशल केयर, द स्टेट शैल टेक स्पेशल केयर फॉर SC, STs एंड OBCs, ठीक है, फॉर SC, STs एंड OBCs। तो ये केस जो था ये तो चला गया भाई आपका, this went into the favor of चंपकम दोराई-राजा, मगर उसके बाद पार्लियामेंट की आंखें खुल गई। पार्लियामेंट पास्ड what was known as the first Constitutional Amendment Act of 1951, और इसके तहत they introduced Article 15 Subclause 4 into the Constitution of India, जिसमें उन्होंने बोला कि nothing shall prevent the state from taking any provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or the scheduled castes and the scheduled tribes। इसकी वजह से गाइज आप क्या देखते हो कि आज भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी स्टेट ओन इंस्टीट्यूशंस में आप देखोगे कि देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स, ऑल थैंक्स टू द चंपकम दोराई-राजा केस ऑफ 1951, जिसमें आप क्या देखते हो, चंपकम दोराई-राजा ने तो अपना सीट ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे SC, ST कैंडिडेट्स को उनकी वजह से प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल गया। दिस इज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल सी कि कौन सा पोर्शन हमारा बचता है, कौन सा नहीं बचता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। एनी डाउट्स प्लीज लेट अस नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।